नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इससे पहले राजधानी लखनऊ में पूर्व संध्या पर अटल गीत गंगा एकल काव्य पाठ का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। लिखा था कि हिंदू तन हिंदू जीवन हिंदू कहने में शर्माते दूर लगाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूल रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने प्रधानमंत्री जी के दर्शन में। और देखो कितना अद्भुत संयोग है, यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सदैव अटल जी का जन्म हुआ और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति का एक ऐसा अजात शत्रु सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इस एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर बीजेपी सरकार प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने और उनका प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी के सपोर्ट में जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाएगा। इसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने मीनाक्षी ताई से खास बातचीत की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला समन्वयक मीनाक्षी ताई जी हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ में महिलाएं उतना ही रुचि ले रही हैं जिस तरीके से एक संगठन रुचि ले रहा था। देखिए, ऐसा है कि यह वर्ष संघ शताब्दी वर्ष है। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विविध संगठनों में काम करने वाली अखिल भारतीय स्तर की बहनें जो एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विविध पद्धति से उनके काम चल रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को जानता नहीं, कोई एक दूसरे से परिचय नहीं, उनके कार्यक्रमों की उनको जानकारी नहीं, हमको जानकारी नहीं। इस तरह की एक काम करते हुए भी हम एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी न होने के कारण संघ ने यह प्रयास किया कि सभी अखिल भारतीय स्तर की बहनों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उनका कोई न कोई संयोजक बनाया जाए। माने उनका समन्वय करने के लिए फिर बैठना, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करना, अपने संगठनों में क्या हो रहा है, आपके संगठनों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी लेना। इस उद्देश्य के लिए ये महिला समन्वय प्रारंभ किया गया और आज लगभग 1990 से ये काम चला, तो 10-15 वर्ष तो ये काम जो है महाराष्ट्र में रहा, लेकिन अब धीरे धीरे फिर उसका प्रसार हुआ और विस्तार भी हुआ। तो आज यह पूरे देश भर में महिला समन्वय का काम, यह कोई मंच नहीं है, यह कोई समिति नहीं है, यह कोई परिषद नहीं है, यह कोई भारती नहीं है। ये केवल समन्वय करने के लिए एक संयोजक रहना चाहिए। वो किसी भी संगठन का हो सकता है, जिसकी समझदारी हो, जिसको ये ध्यान में हो कि इन महिलाओं के साथ में ये अपने संगठन में काम करते हुए इनको नारी विषयक विषयों पर इनका चिंतन क्या है,
इस बारे में विचार किया जाता है। एक मंच पर इकट्ठा करना, क्योंकि देश में आधी आबादी को, तमाम संगठनों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात है, ये कैसे संभव हो पाया और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये विविध संगठन एक ही विचार से काम कर रहे थे और उनके बीच में जब गए तो ये बात आई कि हमारे ही संगठन में हम काम बहुत है, इनको समन्वय के लिए क्यों छोड़ा जाए, ये विषय आया। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के इन सारे विवाद या समस्याओं के बावजूद भी कुछ बहनों को बुलाया गया और जब उनको लगा कि नहीं, इसकी आवश्यकता है कि महिला विषयक विषयों पर आप तो जो संगठन में काम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके अनुसार काम खड़ा होता है। लेकिन महिला विषयक विषयों के ऊपर सामूहिक रूप से चर्चा करना, उनके ऊपर कोई ना कोई ऑथेंटिक विचार आना, यह महिला समन्वय के माध्यम से इतने वर्षों की मेहनत के कारण आया हुआ। हाल में ही भी जो नारी शक्ति अधिनियम जो भी पारित हुआ है, उस पर आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? अच्छा है, नारी को और ज्यादा मुझे लगता है उनको ज्यादा सहभाग का मौका मिला। हम उनको राजनीतिक क्षेत्र में, जिनको रुचि है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना गौरव करें, अपना नाम कमाएं और जिस पद्धति से जो सरकार का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसे पूरा करने में महिला सहभागिता बढ़ती रहेगी। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कदम उठाया, इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और महिलाओं को जो समय में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उस अवसर का लाभ समाज को मिलना चाहिए। इतना एक राजनीति से जुड़ा सा आखिरी हमारा है, अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मातृशक्ति ने एक अपना जज्बा दिखाया है, से पूछिए ये प्रश्न। तो ये मीनाक्षी ताई जी थी जिसपे राजनीतिक सवाल खैर नहीं कर सकी, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम संगठन को एक मंच पर लाके खड़ा किया है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये आधी आबादी किसको चुनती फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से संघ में एक महिलाओं का समन्वय हुआ है वो एक काबिले तारीफ है। ये समन्वय कहां तक जाता है, फिलहाल आने वाला 2024 का चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। पीडीए के बाद अब समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मणों पर है, जिसे लेकर सपा ने महाब्राह्मण महासम्मेलन का दांव खेल दिया है। राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पहुंचे ब्राह्मण नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के अध्यक्ष टुनटुन पांडे से खास बातचीत की है। एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही। इस ब्राह्मण सम्मेलन लोकसभा में कितना काम आएगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही करेगा। हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के टुनटुन पांडे जी हैं। टुनटुन पांडे जी, बताइए कि ये आप महासम्मेलन करने जा रहे हैं महाब्राह्मणों का। लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में भी इस तरीके से सम्मेलन हुए थे, लेकिन कुछ परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिले थे। इस बार कितना आप पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे? देखिए, महाब्राह्मण समाज जो है वो विश्वास करता है और विश्वास 2022 में भारतीय जनता पार्टी पे की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वास का तिरस्कार किया। मैं आपसे साफ बता देना चाहता हूं, स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हमारे जितने पदाधिकारी थे सभी लोगों के बीच में उन्होंने वादा किया था कि अगर सरकार बनेगी 2022 में तो महाब्राह्मण समाज का सम्मान किया जाएगा, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो, शैक्षिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि हो या राजनीतिक दृष्टि है। आप ही बताइए, क्या महाब्राह्मण का सम्मान नहीं होना चाहिए? भाजपा में सम्मान नहीं मिला। जब भाजपा में सम्मान नहीं मिला, जैसे कंस के राज में अन्य लोगों को सम्मान नहीं मिला तो लोग कृष्ण को ढूंढे, उसी तरह से कंस कौन है और श्री कृष्ण कौन है? जो सम्मान नहीं करता है वो कंस है और जो सम्मान करता है वो कृष्ण है। कृष्ण कौन है बताइए, नाम? माननीय हमारे अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया हैं। मैं 18 तारीख को जब मैं आया तो उन्होंने सम्मान से कहा और कहा मैं पंचायत में जरूर आऊंगा। कंस आप देख ही रहे हैं कि कंस कौन है, आपको बताना नहीं है क्योंकि आप गली गली घूम रहे हैं, आप पूरे देश में देख रहे हैं कंस कौन है। अब मैं बता भी दिया कि कंस कौन है, लेकिन आप बार बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सही नहीं।
एक सवाल है, 2022 के पहले समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी लगवाई थी, तमाम नेताओं ने लगवाई थी, तो उसका कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिला था। 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि ब्राह्मण अब समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा? महोदय देखिए, जब जिधर महाब्राह्मण जाता है उधर सरकार बनती है। महाब्राह्मण समाज 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो उसकी सरकार बनी। अब महाब्राह्मण जो है 2024 में सपा के साथ है। आप सीट गिन लीजिएगा, 80 सीट में 80 सीट जिताने का काम करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महाब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो 5,000 10,000 से सीट हार जाती है सपा। और इस बार 50,000 से 1 लाख हर जो है सीटों पर महाब्राह्मण अपना वोट देने का काम करेगा और सपा की 80 सीट की जीत। भाजपा भी कह रही है 80 में से 80 सीटें जीतेंगी, कैसे हो पाएंगे? वो मेरे बेस पे कह रही थी, अब तो मैं हट गया भाई, क्योंकि मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो हम एक जगह रहेंगे नहीं। तो जब हम हट गए, देखते हैं कौन सीट उनको जिताता है, ये तो चुनाव बता देगा, परिणाम बता देगा। शुक्रिया। तो ये टुनटुन पांडे जी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी 80 में से 80 सीटें जीत कर आएगी। पिछली जो 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इस बार 2024 के चुनाव में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ में है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 2024 का परिणाम क्या आएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बाराबंकी पहुंचे, जहां भूपेंद्र चौधरी विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जनता के बीच है। वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग किए जाने पर भी भूपेंद्र चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी दबाव में नहीं है, बल्कि ये खेल मंत्रालय का सोचा समझा फैसला है। प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि प्रियंका गांधी को पद से हटाया गया है, बल्कि उनकी नीतियों का उपयोग अब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रभारी पद से हटाया गया है। उन्होंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले इच्छा जाहिर की थी पार्टी के अनुरोध पर कि वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगी, और इसीलिए उन्हें किसी राज्य में नहीं ले जाया गया है। अब उनकी सेवाओं का भरपूर उपयोग हमने देखा तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तो अब उनका राष्ट्रव्यापी उनकी सेवाएं ली जाएंगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगी, और इसीलिए उनको किसी राज्य में अकेले कन्फाइन नहीं किया गया। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम वहीं विराजमान होंगे, जहां उनको देखने के लिए श्रद्धालु सदियों से इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर के निर्माण कार्य का पहला चरण पूरा हो गया है। वहीं इसकी नक्काशी और अद्भुत आर्किटेक्चर ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मंदिर के मंडप का कामकाज पूरा हो गया है। ये तस्वीरें राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी की गई हैं।